नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम के तहत मैं डॉक्टर अनीता देवी, प्रधानाध्यापिका राजकीय बालिका हाई स्कूल चौपुरा गंगो सहारनपुर से पुनः एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा विषय है नागरिक शास्त्र और प्रकरण है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के प्रकरण में आज हम द्वितीय भाग पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। आज के प्रकरण से विद्यार्थियों आप स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। दूसरा बिंदु है हानि सिद्धांत। यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष पर। आज के व्याख्यान में, क्योंकि ये हमारा दूसरा व्याख्यान है, हमारी चर्चा स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू से प्रारंभ होती है। स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिसमें व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है कि व्यक्ति के स्वयं पर, उसके कार्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध हो ना। इस रूप में हमें कुछ ऐसे प्रतिबंधों को स्वीकार करना पड़ेगा जिससे जीवन सुचारू रूप से चल सके। इन्हें ही स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष कहते हैं। यानी जब कुछ न करने की, कुछ न होने की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है तो उसे नकारात्मक पक्ष कहते हैं। और कुछ है, कुछ हो सकता है, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे सकारात्मक पक्ष कहते हैं। हमने ये समझा कि कोई प्रतिबंध न हो ऐसा कोई सभ्य समाज नहीं हो सकता है। इसीलिए कुछ निश्चित प्रतिबंध व्यक्ति पर होने चाहिए या समाज पर होने चाहिए ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इसका लाभ ये होता है कि ये विकास खेल के क्षेत्र में, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। क्या विकास? व्यक्ति की रचनाशीलता का, संवेदनशीलता का और क्षमताओं का। इस प्रकार के यानी व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं का भरपूर विकास हो सके, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान का हो, कला का हो, संगीत का या अन्वेषण का, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता इन सभी क्षेत्रों के लिए प्राप्त होनी चाहिए। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित, संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय शक्ति का प्रयोग कर पाता है। यहाँ हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्ति पर प्रतिबंध हों किंतु वो बहुत कम हों, जिससे उसकी स्वाभाविक स्वतंत्रता भी नष्ट न हो और सामाजिक व्यवस्था में भी किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। स्वतंत्रता व्यक्ति को रहती है तभी वह अपने विवेक के अनुसार कार्य कर पाता है और निश्चित निर्णय लेने में सफल हो पाता है। हमने ये समझा कि प्रतिबंध किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति पर या समाज पर होने चाहिए। अब हम ये समझेंगे कि आखिर हमें इन प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही न हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था के गर्त में पहुंच जाएगा। देखिए, बात ये हो रही है कि व्यक्ति पर प्रतिबंध होने चाहिए। अब तक के अध्ययन में हमने इस बात को स्वीकार किया। अब प्रतिबंध क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर किसी प्रकार का भी कोई प्रतिबंध न हो तो व्यक्ति के लिए और समाज के लिए दोनों ही स्तरों पर व्यवस्था को व्यवस्थित करना मुश्किल हो जाता है, कठिन होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहूँगी कि मान लीजिए एक नियम है सड़क पर चलने का। सड़क पर चलने का एक नियम है कि सभी बाईं तरफ चलें। अब ये नियम
क्यों बनाया गया? इसकी क्या ज़रूरत थी? इसकी ज़रूरत ये थी कि अगर हम सड़क पर ऐसे चलेंगे कि कभी हम दाएं मुड़ जाएं, कभी हम बाएं मुड़ जाएं, या हमारी जब इच्छा हो हम किसी भी दिशा में चल पड़ें, तो उससे दुर्घटनाओं का डर बना रहेगा। इसीलिए एक नियम बनाया गया कि आप अपने बाएं चलें, चाहे आप आ रहे हों, चाहे विपरीत दिशा में जा रहे हों। अगर इस नियम का सब पालन करेंगे तो उससे दुर्घटनाओं में कमी होगी और दुर्घटनाओं को टालना संभव हो पाएगा। हालांकि ये चलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, लेकिन ये एक सकारात्मक प्रतिबंध है। हमारी स्वतंत्रता पर इससे बाधा उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि हम अपने चलने की स्वतंत्रता का आनंद अच्छे प्रकार से ले सकते हैं। समाज में असहमति होने के अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई न कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान न करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम होंगे। मतलब ये है कि हम कब स्वतंत्र हो सकते हैं? जब हम दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें, जब हम उन सभी प्रतिबंधों को प्रतिबंध न मानकर जीवन के अवसर माने और सुविधाएं माने जिसके कारण से समाज में व्यवस्था स्थापित होती है। हम न तो ऐसा कोई कार्य करें जिससे हिंसा को, जिससे विवाद को बढ़ावा मिलता हो। हम दूसरे के विचारों का भी सम्मान करें और अपने विचारों को किसी पर थोपने का प्रयास भी न करें, तभी स्वतंत्रता संभव हो सकती है। यदि हम किसी को नियंत्रित करके अनावश्यक रूप से दबाव डालकर किसी पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास करते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हैं या हम उसकी स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दे रहे हैं। यह दृष्टिकोण गलत होता है और हमें अपने आप को स्वतंत्रता पूर्वक जीने के साथ साथ ही इस बात को भी समझना होगा कि दूसरे को भी अपनी स्वतंत्रता के उपभोग का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। अब हमने ये तो मान लिया है कि स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। हमें दूसरे की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंधों को अपने लिए स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये प्रतिबंध कैसे लगाए जाते हैं, कौन इन प्रतिबंधों को लगा सकता है और इन प्रतिबंधों को कौन लगा सकता है। इसे ही प्रतिबंध का स्रोत कहा जाता है। हमारा अगला बिंदु है प्रतिबंधों के स्रोत। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कैसे लग सकते हैं? इसका उत्तर है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। प्रतिबंध हमेशा शक्तिशाली निर्बल पर लगाता है, ऐसा विचार किया गया है। लेकिन जब हम बात राष्ट्र की कर रहे हैं, किसी देश की कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर सत्ता के संचालन की जिम्मेदारी सरकारों पर होती है। व्यक्ति पर प्रतिबंध हमेशा बाहरी सत्ता से लगाए जाते हैं, यानी व्यक्ति पर जो प्रतिबंध लगते हैं वह सरकार कानून के माध्यम से लगा सकती है या बलपूर्वक भी लगा सकती है। आमतौर पर तानाशाह शासक या निरंकुश सरकारें बलपूर्वक प्रतिबंध लगाते हैं, यानी उन्होंने जिस नियम को ठीक मान लिया वही उनके लिए कानून हो जाता है। निरंकुश शासकों का विचार ही कानून के रूप में कार्य करता है और वो जैसे चाहें वैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में, यानी जहां सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती हैं, वहां पर प्रतिबंध कानून के माध्यम से ही संभव हो पाता है। यदि सरकार लोकतांत्रिक हो
और राज्य का अपने नागरिकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। लोकतांत्रिक देशों में क्योंकि किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, शासन करने वाले लोगों का चुनाव होता है, वो जनता से सीधे संपर्क में जुड़े रहते हैं। इससे हमेशा कानून बनाते समय सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि उससे जनता का अहित तो नहीं होगा। लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं। यानी प्रतिबंध सरकार तो लगा सकती है, लेकिन कभी कभी कुछ समाजों में ऐसे नियम, ऐसी व्यवस्थाएं प्रचलन में होती हैं जिसके कारण व्यक्ति समुदाय अन्य समुदायों पर या अन्य व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो भारत में एक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ऐसा ही एक प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां कुछ लोग अन्य जाति के लोगों को सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग के लिए मना करते हैं, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। हालांकि संविधान में इसकी कोई अनुमति नहीं है। मैंने आपको बताया कि प्रतिबंध होते हैं। प्रतिबंध प्रभुत्व शक्ति या सरकारों द्वारा लगाए जा सकते हैं। अब इन प्रतिबंधों का व्यवहारिक जीवन में क्या प्रयोग है, इससे समाज को क्या लाभ होते हैं, इस पर विचार करते हैं। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। वाक्य को फिर से देखेंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। यानी हमारे जीवन, हमारी परिस्थितियाँ, हमारी राजनीतिक सामाजिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम मुक्त यानी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सके। हम जो सोचते हैं, हम किसी विषय पर जैसा दृष्टिकोण रखते हैं, उसकी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम जैसे जीना चाहते हैं, हमारा जो भी दिनचर्या है, हमारा जो भी काम करने का ढंग है, वह स्वतंत्र हो, इसके लिए भी हमें कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। हालांकि ये प्रतिबंध स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते। सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं। हमने कहा कि स्वतंत्रता पर जो व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से या स्वतंत्रता को जो प्रतिबंध सीमित नहीं करते हैं, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। अब बात ये हुई कि हम ये कैसे पहचाने कि कौन से प्रतिबंध उचित हैं यानी औचित्यपूर्ण हैं और कौन से नहीं हैं। इसका समाधान हम कैसे ढूंढेंगे? अब एक सवाल और है, क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र और कार्य हैं जिन्हें बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए? यानी सवाल ये है कि क्या स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, या कुछ ऐसे क्षेत्र भी, ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जिसका निर्णय व्यक्ति पर, समाज पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। ये भी विचारणीय प्रश्न है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध औचित्यपूर्ण हो, वो सही हो, और स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लग रहे हैं क्या वो जीवन के सभी क्षेत्रों में लगाए जाने चाहिए। इन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास हम करेंगे। आज हमने जब इस प्रकरण का आरंभ किया था तो मैंने बताया था कि हमारे अध्ययन विषय का एक बिंदु है हानि सिद्धांत। इस सवाल का संतोषजनक जवाब पाने के लिए हमें प्रतिबंध, सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दे पर ध्यान देना होगा।
यानी प्रतिबंध की सीमा कितनी हो और उसके परिणामों से जुड़े हुए विषयों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात पर हमें विचार करना होगा, जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। जॉन स्टुअर्ट मिल एक राजनीतिक विचारक हैं और उनकी एक पुस्तक है जिसका पूरा नाम है एसेज ऑन लिबर्टी। उस पुस्तक में जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के विषय पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए हैं और स्वतंत्रता के समर्थकों में जॉन स्टुअर्ट मिल सबसे महत्वपूर्ण नाम है। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। स्वतंत्रता के ऊपर क्या प्रतिबंध हों, इस पर विचार व्यक्त करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है और राजनीति शास्त्र में इस सिद्धांत को ही हानि सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। यानी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से है या सामूहिक रूप से है, जब हस्तक्षेप किया जाता है तो उसका लक्ष्य केवल आत्मरक्षा ही होना चाहिए। अन्य किसी कारण से व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ये हानि सिद्धांत का सार बिंदु है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। आप इस पंक्ति को फिर से देखें। सभ्य समाज में, यानी जिसे हम मनुष्य समाज कह रहे हैं, एक ऐसा समाज जहाँ व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं, निश्चित नियमों के आधार पर संचालित होती हैं, जहाँ व्यक्ति एक दूसरे की स्वतंत्रता का, एक दूसरे के आदर्शों का सम्मान करते हैं, ऐसे समाज की बात हो रही है। किसी सभ्य समाज में व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ, यानी व्यक्ति की जब इच्छा न हो, इच्छा के विरुद्ध शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य, यानी ऐसी शक्ति जो शासन के माध्यम से या किसी प्रभुत्व संपन्न सत्ता के माध्यम से प्रयोग की जा रही है, उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की हानि से बचाना। यदि हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके हितों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी होती है, उसके जीवन को किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होता है, तब उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसे आत्मरक्षा का सिद्धांत कहा जाएगा। यानी व्यक्ति की रक्षा के लिए की जाने वाली स्वतंत्रता में कमी, हानि से बचाने के लिए क्योंकि इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए इसे हानि सिद्धांत का नाम भी दिया गया है। यहाँ मिल ने एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा है, यानी हानि सिद्धांत के माध्यम से मिल ने एक अंतर किया है। मिल ने स्वसंबद्ध और परसंबद्ध कार्यों में अंतर बताया है। दो शब्द हैं, स्वसंबद्ध। स्व मतलब खुद, संबद्ध मतलब जुड़े हुए, स्वयं से या खुद से जुड़े हुए कार्य। पर मतलब होता है दूसरा, संबद्ध मतलब अभी बताया मैंने, जुड़ा हुआ, यानी दूसरे से जुड़े हुए कार्य। यानी जब हम स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रहे हैं तब हमें कार्यों का विभाजन कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर से जुड़े हुए कार्य हैं और जो दूसरों के हितों से जुड़े हुए कार्य हैं, यानी जो कार्य ऐसे हैं जिनका प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर ही पड़ता है, और ऐसे कार्य जिनका प्रभाव व्यक्ति के अलावा
समाज पर भी पड़ता है, ऐसे कार्यों में एक विभाजन करना चाहिए। स्वसंबद्ध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि परसंबद्ध कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मिल का तर्क है कि स्वसंबद्ध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य का या किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने बताया कि कार्य दो श्रेणियों में बांटे जाएं, जिनका प्रभाव केवल व्यक्ति पर ही पड़ता है, और वो कार्य स्वसंबद्ध कहलाएंगे, जिनका प्रभाव व्यक्ति के अलावा समाज पर भी पड़ता है, परसंबद्ध कहलाएंगे। मिल कहता है कि जिनका प्रभाव केवल व्यक्ति पर ही पड़ता है, उसमें स्वतंत्रता को सीमित नहीं करना चाहिए। उस कार्य में बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जो कार्य व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है या स्वसंबंधित है। इसके विपरीत ऐसे कार्य जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिन कार्यों से बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, परसंबद्ध कार्य हैं। दूसरे शब्दों में परसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। यानी मिल कहता है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते समय ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर किसी के कार्य से किसी दूसरे पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कोई बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है, व्यक्ति के जीवन को किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होता है, किसी प्रकार की हानि होती है, तो ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आप कुछ काम कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आता है और वो ये कहने का प्रयास करता है कि इस कार्य को ना करें, लेकिन फिर हमें ये पूछने का अधिकार है, भाई हमें तो कार्य करने की स्वतंत्रता है, हम ये कार्य क्यों ना करें। मान लीजिए हम कहीं खेल रहे हैं, मान लीजिए हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें शोर हो रहा है, और अगर व्यक्ति ये कहता है कि भाई मेरे घर में कोई बीमार है, मेरे घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है, मेरे घर में कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिससे आपके कार्य से, आपके शोर मचाने से व्यवधान उत्पन्न होता है, तो हमें या तो सहज उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए और हम उस शोर मचाने को या व्यवधान उत्पन्न करने की गतिविधि को बंद कर दें। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब मिल कहता है क्योंकि इससे समाज के अन्य व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए कार्य परसंबद्ध कार्यों की श्रेणी में आएगा। और ऐसे परसंबद्ध कार्यों से यदि किसी की स्वतंत्रता सीमित होती है, किसी को किसी प्रकार की हानि पहुंचती है, तो ऐसे कार्यों पर सत्ता द्वारा या प्रभुत्व शक्ति द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। हमने क्या सीखा? हमने सीखा स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को, हमने सीखा परसंबद्ध कार्य और स्वसंबद्ध कार्यों को, हमने सीखा हानि सिद्धांत को, हमने सीखा उन परिस्थितियों को जिसमें प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमने कितना सीख लिया है। उसका एक माध्यम होता है बच्चों, आप जानते हैं, प्रश्नावली। हम गृह कार्य के माध्यम से अपने इस ज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे हमने क्या सीखा। आपके लिए गृह कार्य है, कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर छोटे छोटे, आप उन्हें देखिए। प्रश्न नंबर 1,
स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आयामों में अंतर की व्याख्या कीजिए। आपकी सुविधा के लिए मैं फिर एक वाक्य में बता देती हूँ कि जिन कार्यों से हाँ करना चाहिए, हाँ होना चाहिए, ऐसा आभास होता है, ऐसा हमारा विचार होता है, उन्हें सकारात्मक कार्य कहते हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, उसे हम नकारात्मक पक्ष कहते हैं। तो स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों आयामों में क्या अंतर है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 2 है, मिल के अनुसार स्वसंबद्ध और परसंबद्ध कार्यों को बताइए। मैंने व्याख्यान में बताया जो कार्य स्वयं से संबंधी है वे स्वसंबद्ध कार्य हैं, जो कार्य दूसरों से संबंधित हैं या जिन कार्यों का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है वो परसंबद्ध कार्य हैं। उसी को आपको अपने विचारों में लिखना है। तीसरा प्रश्न है, कानून की न्यायोचित सीमा से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको बताया जो कानून न्यायपूर्ण हो, जिससे किसी का अहित न हो, वही कानून व्यवहारिक हो, वह कानून न्याय संगत हो, उस कानून से हम अधिकतम समाज का भला कर सकें, ऐसे कानून को न्यायोचित कानून कहा जाता है। पाठ में आपने इस बिंदु को पढ़ा है, उसी को आपको उत्तर के रूप में लिखना है। और अंतिम चौथा प्रश्न है, हानि सिद्धांत क्या है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो सिद्धांत स्वतंत्रता के संबंध में बताया है, उस की बात हो रही है। एक मुख्य बिंदु के रूप में भी हानि सिद्धांत लिखा हुआ है, आपको उसी हानि सिद्धांत को लिखना है। फिर से हम अगले व्याख्यान में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।